हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नंबर 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो पहला जो टॉपिक है वो पढ़ने जा रहे हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती हैं। ओके, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दीज आर दोज वेव इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपेगेशन। यहाँ पर ये होता है कि जो हमारे पास दीज आर दोज वेव इन विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर और जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेट करते हैं उसके भी क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, देखिए समझिए इसको। ये हमारे पास एक्स वाई और जेड प्लेन है। तो यहाँ पर ये जो है हमारे पास एक्स डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऐसे मान ले इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या है, एक दूसरे इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और ये ऐसे मूव कर रहे हैं एक्स डायरेक्शन में। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और मैग्नेटिक फील्ड ये है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जो ये है वाई डायरेक्शन है, यहाँ पर उसका प्लेन ऐसे बन रहा है, मतलब इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे बन रहा है, इधर जेड वाले प्लेन पे इधर बन रहा है। ठीक है, तो वाई जेड प्लेन में यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है और मूव किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में। ओके, यानी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर और जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिसमें प्रोपगेट करते हैं उसके ऊपर भी क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कि दीज आर दोज वेव इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। और दूसरी बात, आल्सो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, जिस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही हैं उसके भी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं। तो यहाँ पर ये हो गया कि ये डायरेक्शन ऐसी होगी, ये यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर तो वाई जो प्लेन, वाई जो ऐसी डायरेक्शन है उसके ऊपर ऐसे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो जेड जो एक्सिस है, यहाँ पर ऐसे जो जेड एक्सिस हमने बना रखी है ऐसे, तो उसके ऐसे हैं। ओके, तो ये प्रोपेगेट रहे हैं उसके भी परपेंडिकुलर और आपस में भी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। ओके गाइज, नेक्स्ट देखिए कि जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस या वैक्यूम के अंदर जो स्पीड होती है, फ्री स्पेस के अंदर जो स्पीड होती है वो हमारे पास ये होती है c=1/μ0ε0। ये वैल्यू होती है हमारे पास, स्पीड होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्री स्पेस के लिए। और ये जो होता है हमारे पास, इसको बोलते हैं, आपको पता ही है, ये परमेबिलिटी होती है, परमेबिलिटी होती है ये। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होता है, परमिटिविटी। ये हमारे पास होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, इसकी जो वैल्यू होती है μ0 = 4π × 10⁻⁷ होती है। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है 8.85 10⁻12, ये वैल्यू इसकी होती है। तो ये होती है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस के अंदर। अगर मीडियम की बात की जाए तो वहाँ पर इसकी स्पीड कितनी होगी, तो देखिए मीडियम के अंदर इसकी जो स्पीड होगी, मीडियम के अंदर यहाँ पर इन मीडियम, तो यह हो जाएगा v=1/√μ∈. ओके, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि ये परमेबिलिटी है मीडियम के अंदर और ये क्या है, परमिटिविटी है इन मीडियम के अंदर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट बात हमारे पास ये आती है कि ये जो वैल्यू है म्यू जो होता है, म्यू आर को हम ऐसे लिख सकते हैं μ/μ0, और एप्सिलॉन आर को ऐसे लिख सकते हैं ε/ε0। तो इनकी वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करने के बाद हम ऐसे लिख सकते हैं। तो v=1/√, म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू आर और μ0, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए जो पहले हमने एक वैल्यू लिखी थी उसमें क्या था, ये जो वैल्यू लिखी थी हमने c=1/μ0 और ε0। अब देखिए ये किसकी वैल्यू है, c की वैल्यू है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या बन गई, c की वैल्यू, तो इसको हम क्या लिखेंगे, c/√, ये बच गया और ये बच गया, तो ये बच गया म्यू आर और एप्सिलॉन आर। ये भी आपके पास क्या बन गया, एक फार्मूला बन गया है। ओके गाइज, तो ये हमारे पास होती है वेलोसिटी या स्पीड, उसकी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के मीडियम और फ्री स्पेस के अंदर।
अब जो हमारे पास मैक्सवेल ने आर्गुमेंट किया था, मैक्सवेल ने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी होती है, नेचर में ट्रांसफ़र होती है, ऐसे चलती है। ठीक है, तो ट्रांसफ़र नेचर क्या होता है? तो ट्रांसफ़र नेचर होता है कि जो हमारे पास ऑक्सीलेशन होता है पार्टिकल का, जो पार्टिकल ऑक्सीलेट करते हैं वो जो प्रोपेगेट करते हैं, जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेट करते हैं उसके क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ऐसे होते हैं। ओके, वो ट्रांसफ़र नेचर होता है। तो मैक्सवेल ने बताया था कि जो नेचर होता है इनका ट्रांसफ़र नेचर होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो जैसे हमारे पास रेडियो वेव्स, माइक्रो, ठीक है, एक्सरे, विजिबल, ये सारे क्या होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ओके गाइज, दूसरी बात हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होंगी वो कैसे प्रोड्यूस होगी, कैसे उसका प्रोडक्शन होगा। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन कैसे होगा, कैसे प्रोड्यूस होती हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि जैसे हमारे पास कोई चार्ज है, अगर वो रेस्ट पे है, चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पे है, तो इसका मतलब वहाँ पर नो मैग्नेटिक फील्ड, नो इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कोई भी इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये चार्ज पार्टिकल हो गया, तो इसके ऊपर यहाँ पर कोई भी क्या नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड या मूविंग नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेंगे तभी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होंगी। अगर जो चार्ज पार्टिकल हमारे पास वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, करंट जो होता है, करंट डज नॉट चेंज विद टाइम। अगर करंट जो है वो टाइम के अनुसार चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब वहाँ पर ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। अगर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या प्रोड्यूस नहीं होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस नहीं होंगी। इसका मतलब ये क्या कि जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल है उसको नॉन जीरो एक्सेलरेशन से मूव करना चाहिए, मतलब उसको एक्सेलरेट करवाएं, एक्सेलरेट करवाएं। अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा तो इसका मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ओके, तो जब वहाँ पर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पर चेंज होंगे, प्रोड्यूस होंगे, और वहाँ पर वेरिएशन भी होगा उसका, तो वहाँ पर क्या होंगे, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होंगी। इसलिए आपको ये पता चल गया कि जब तक चार्ज पार्टिकल क्या नहीं करेगा, एक्सेलरेट और ओसिलेट नहीं करेगा, ऐसे ओसिलेट नहीं करेगा या चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं करेगा, तब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस नहीं होंगी। तो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेंगे तभी प्रोड्यूस होगी। तो ये आपको ये पता चल गया कि प्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे प्रोड्यूस होती है, एक्सेलरेट से, यानी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होना चाहिए और दूसरा या उसको ऑक्सेलरेट करना चाहिए, तब चार्ज पार्टिकल आपके प्रोड्यूस हो सकते हैं। ओके गाइज, समझ में आया आपको ये।